अगर आज मराठी लोग अपनी मातृभाषा बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो क्या वो गलत है? साल 2006 की बात है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक अधिसूचना जारी की गई कि वहां से नेशनल हाईवे निकलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये नोटिस छपा था सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में। मराठी लोगों की एक टेररिस्ट की तरह इमेज बनाई गई। हम लोग को अभी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। हम लोग ऐसे लगे कि हम आतंकवादी है। हिंसा हुई और पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर हमला कर गाड़ी फोड़ी। तब गांव वालों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। हर दीवार पर एक संदेश लिख दिया, राजस्थानी मारी माँ है, हिंदी थारी राजभाषा होसी, पर मारी मातृभाषा नहीं। ताज होटल के मराठी स्टाफ शांतनु चौगुले उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ने से मना किया और मेहमानों को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। सीएसटी स्टेशन पर मराठी लोगों ने घायल यात्रियों को खून से लथपथ हालत में उठाया। जिसका डर था वही हो गया। मराठी और हिंदी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर असली मुद्दों से भटका दिया। ये सारा कुछ तमाशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए तो हो रहा है। ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सच्चाई समझ आए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हो रहे मराठी और हिंदी कंट्रोवर्सी पर। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि मराठी लैंग्वेज को बचाना है क्योंकि इनके 105 पूर्वजों ने जान देकर संयुक्त महाराष्ट्र बनाया। आज उनके बलिदान को असफल करने की कोशिश हो रही है। मराठी बोलने पर आईटी कंपनी में लोग उन पर हंस रहे हैं। मराठी स्कूल बंद हो रहा है। मुंबईत मराठी शाळा मरणासन्न अवस्थेत, विद्यार्थीच नसल्यामुळे मराठी शाळा पडल्यात ओस। तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और संत तुकाराम, इन्होंने इतिहास में जो कहा वो कैसे पढ़ पाएंगे? और भी बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। इनके लिए मराठी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लोग इसे हिंदी लोगों का विरोधी बता रहे हैं। क्या भूल गए 1992 के दंगे, जिसमें 900 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतारे गए थे। After the demolition of Babri Mosque, there were widespread riots in the country. More than 2,000 people were killed in many major Indian cities, including Mumbai. क्या मरने वाले सिर्फ मराठी थे? नहीं, उसमें गुजराती, उत्तर भारतीय सभी लोग थे। सरकार चुप थी, पुलिस भी शहर को शांत करने में असफल हो गई थी। जहाँ जहाँ लोग दंगों से पीड़ित थे, वहाँ खुद जाके उनका हाल देख के आया हूँ मैं। ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूँ कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या करेगी? तब बाला साहेब ठाकरे कहते हैं, अगर सरकार नहीं संभालेगी तो मेरे शिव सैनिक संभालेंगे। फिर मराठी लोग गली गली पहरा दे रहे थे। मराठी महिलाएं तक घर से बाहर आई और मुंबई को बचाया, क्योंकि उन्हें पता था अगर मुंबई खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जब 2006 में ट्रेन बम ब्लास्ट हो गया, 11th July 2006, 7 bomb blasts in 7 different first-class compartments of Mumbai's Lifeline, the locals. जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें मराठी, गुजराती, मुस्लिम लोग थे। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे। लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी थी। तब राज ठाकरे कहते हैं, मुंबई किसी के बाप की नहीं जो तोड़ सके। काम पर जाओ और दिखाओ कि हम कमजोर नहीं हैं। अगर आज मराठी लोग अपनी मातृभाषा बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो क्या वो गलत है? हाँ, लेकिन भाषा बचाने के लिए कोई हिंसा करेगा तो वो डेफिनेटली गलत है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करती हूँ। मातृभाषा बचाने की मांग बस महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक, तमिल, ऐसे बहुत सारे राज्यों ने मातृभाषा बचाने के लिए हिंदी का विरोध किया है। गुजरात में भी मातृभाषा बचाने के लिए और स्कूल में गुजराती पढ़ने के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई। अहमदाबाद और भावनगर में भाषा बचाओ आंदोलन हुआ, जिसमें नारे दिए गए, गुजराती नहीं सीखोगे तो गुजरात को खो दोगे। साल 2006 की बात है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक अधिसूचना जारी की गई कि वहां से नेशनल हाईवे निकलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये नोटिस छपा था सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में। किसानों ने मिलकर कोर्ट में याचिका डाली। बोले, हमें ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी, हमारी पढ़ाई गुजराती में हुई है, हम अखबार भी गुजराती में पढ़ते हैं। हमसे हमारी ही जमीन का सौदा किसी और भाषा में क्यों किया जा रहा है? ये बात सुनकर कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, ये किसानों के साथ नाइंसाफी है। गुजरात के गाँव में तो शुरुआती स्कूलिंग भी गुजराती में होती है और जिन लोगों को हिंदी नहीं आती तो उनके लिए ये भाषा भी विदेशी जैसे ही है। और राजस्थान जो अभी भी अपनी मातृभाषा की मांग कर रहा है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे, लेकिन 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली। 20 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा के 16वें सत्र पहले ही दिन 2 नए एमएलए रविंद्र सिंह भाटी और अंशुमन सिंह भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की कोशिश की। जिको राजस्थान विधानसभा रो सदस्य निर्वाचित हुयो हूँ। હું અંશુમાન સિંહ ભાટી, જેકો વિધાનસભા સદસ્ય રૂપ में चुने हूँ।
लेकिन स्पीकर कालीचरण सराफ ने उन्हें रोका और कहा, राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है, तब तक सदस्यगण तथा राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ली जा सकती। इसलिए आप हिंदी में या अंग्रेजी में। राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए आप सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में शपथ ले सकते हैं। फिर उन दोनों ने हिंदी में शपथ ली। ये सिर्फ शपथ नहीं, एक पहचान की लड़ाई थी जिसे स्पीकर साहब ने नियम बताकर खारिज किया। मातृभाषा की मांग को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले की एक छोटे से गांव भादरिया की, जहां लोगों को लगा कि अब उनकी राजस्थानी भाषा धीरे धीरे मिटती जा रही है। स्कूलों में हिंदी थोपी जा रही थी, बच्चों से उनकी मातृभाषा छीनी जा रही थी। तब गांव वालों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। हर दीवार पर एक संदेश लिख दिया, राजस्थानी मारी माँ है, हिंदी थारी राजभाषा होसी, पर मारी मातृभाषा नहीं। जिसका मतलब था, राजस्थानी मेरी माँ है, हिंदी सरकार की भाषा हो सकती है, पर मेरी मातृभाषा नहीं। अगर हर स्टेट अपने मातृभाषा के लिए लड़ रहा है तो कोई गलत कैसे हो सकता है? क्यों आप सभी एक दूसरे की मातृभाषा की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं? जब महाराष्ट्र अपने मातृभाषा के लिए लड़ रहा है तो मातृभाषा की लड़ाई को राजनीति का मुद्दा बनाकर साइड कर दिया गया। तब भी मराठी लोगों ने मराठी भाषा की लड़ाई जारी रखी। फिर मराठी को लेकर हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश की। एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत, ताकि नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? लेकिन मराठी लोग इन नेताओं के झांसे में नहीं आए। महाराष्ट्र के मुसलमान भी मराठी भाषा बचाने के लिए सामने आए। मी त्याच दाढी आणि गोल टोपीवाल्या समाजाला बिलॉंग करते आणि आज तुमच्या समोर मराठीत बोलत आहे। माझ्या रक्तात मराठी आहे, माझ्या ओठांवर मराठी आहे आणि माझ्या मनात महाराष्ट्रासाठी प्रेम आहे। इन मुस्लिम महिला ने कहा, मराठी मेरे रक्त में है, मेरी बातों में है, साथ ही मेरे दिल में महाराष्ट्र के लिए प्रेम है। और उन्होंने महाराष्ट्र की एकता को पूरे देश को दिखा दिया। जब झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर विवाद हुआ, लोगों ने आंदोलन किया और लोगों ने नारे दिए, बाहरी भाषा नहीं चल तो। हिंसा हुई और पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर हमला कर गाड़ी फोड़ी। तब झारखंड के बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे चुप क्यों थे? लेकिन जब महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद हुआ तो दुबे बोले, पटक पटक के मारेंगे। पूरे देश में ये दिखाया गया कि महाराष्ट्र में अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसे मारा पीटा जा रहा है। मराठी लोगों की एक टेररिस्ट की तरह इमेज बनाई गई। हम लोग को अभी पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। हम लोग ऐसे लगे कि हम आतंकवादी है। 26/11 हमले में जब गोलियां चल रही थी, मराठी लोग फिर से हिम्मत से डटे रहे। ताज होटल, CST, लियोपोल्ड, हर तरफ लाशें थी, गोलियां चल रही थी, खून बह रहा था। ताज होटल के मराठी स्टाफ शांतनु चौगुले, उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ने से मना किया और मेहमानों को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। CST स्टेशन पर मराठी लोगों ने घायल यात्रियों को खून से लथपथ हालत में उठाया। टैक्सी ड्राइवर, चाय वाले, आम आदमी, सबने मुंबई को गिरने नहीं दिया। आज वही मराठी मानुस अपनी भाषा के लिए लड़ रहा है। अपनी राजधानी में मराठी बोलने पर शर्मिंदा किया जा रहा है। आपको याद है बाला साहेब ठाकरे क्या कहते थे? महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट मेरे किसी लेख, कार्टून या भाषण में दिखाई दिया तो मैं खुद ही अपने संगठन को बंद कर दूंगा। मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। न्यूज वाले कहते हैं महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए राजनीति हो रही है, और जब बिहार के सांसद पप्पू यादव मराठी लोगों पर स्टेटमेंट देते हैं, चुनाव आता है तो आप लोग सीट जीतने के लिए बिहारी को निशाना और बिहारी को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। आप लोग कुत्ते के दुम हैं। तो क्या ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं था बिहार में हो रहे चुनाव में फायदा लेने के लिए? लेकिन इस पर क्यों कोई मीडिया बात नहीं करता? और मीडिया बात भी क्या करेगी? उन्हें तो बस TRP से मतलब है। क्या मीडिया ऐसे ही काम करेगी? जनता को असली मुद्दों से भटकाएगी? और आप भी असली मुद्दे समझो, क्योंकि ये न्यूज़ वाले कभी आपको फायदे की बात नहीं करेंगे, हमेशा आपको गुमराह ही करेंगे। अगर इन्होंने आपकी अच्छाई के लिए आवाज़ उठाई होती ना, तो आज आपकी एजुकेशन सिस्टम सुधर जाती, आपका अच्छे अस्पताल में इलाज हो रहा होता, और आप ऐसे बेरोजगार बैठकर इनकी फालतू बातें नहीं सुनते। और क्या हम जो सालों से भारत की राष्ट्र प्रतिज्ञा ले रहे हैं वो झूठी थी? मैं भारत का नागरिक होकर संकल्प करता हूँ कि मैं देश की एकता, अखंडता और विविधता की रक्षा करूंगा। तो क्या हम एक दूसरे की मातृभाषा की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? अगर हम हमारी संस्कृति नहीं बचाएंगे तो हमारी हालत भी इजिप्ट, रोम, अंडमान जैसी हो जाएगी।
आने वाली पीढ़ी हमारे पूर्वजों के ग्रंथ और लिखी हुई बातें तक नहीं पढ़ पाएंगे। हमें दुनिया के साथ चलना है तो हमें नई चीज सीखनी पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने गणित में शून्य दिया, वैदिक में आयुर्वेदिक दिया और विज्ञान में वो सोच दी जो आज भी नासा तक पहुंचती है। अब वक्त आ गया है कि हम एक साथ उठें और दुनिया को फिर से दिखा दें कि भारत क्या कर सकता है। नई टेक्नोलॉजी सीखो, कोडिंग, AI, विज्ञान, रोबोटिक्स और वो सोच अपनाओ जो हमारे DNA में पहले से ही थी, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी दुनिया को नालंदा दिया था और आज अगर हम चाहें तो अगला गूगल भी दे सकते हैं। अंत में मैं एक बात कहूँगी, अपनी संस्कृति और मातृभाषा से जुड़े रहो और आसमान की ऊंचाई को छू लो, क्योंकि हम सिर्फ लोग नहीं, हम वो चिंगारी हैं जो दुनिया को फिर से रोशन कर सकती है। मेरे सभी युवा भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट है, हमें बस इन नेताओं के लिए वोट डालने वाली भीड़ नहीं बनना है। हमें चीज़ें समझनी है, सोचनी है और आगे बढ़ना है। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगे तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था, मैं सिर्फ सच बोलना चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।